क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है इन लेक्चर्स में आपको मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ। जो एनसीईआरटी के जो बॉक्स के जो कंटेंट के क्वेश्चंस हैं और जो एनसीईआरटी के एंड में एक्सरसाइज है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में उनके सोल्यूशन में प्रोवाइड कराता हूँ, आपको पता है ना। और उसके बाद चैप्टर वाइज जो प्रीवियस के क्वेश्चन है वो भी मैं कराता हूँ जो सीबीएसई में लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो सेकंड लेक्चर है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेगा। सेकंड लेक्चर हमें कहाँ से पढ़ना है? पीएच स्केल, कि भाई पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, मेरा मेन मकसद होता है यहाँ पर समझाना। तो देखो पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल वो स्केल होता है जिसके द्वारा जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल होते हैं उनको मापा जाता है। ठीक है, कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, उसी के बेसिस पर हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है, किस नेचर का है। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है व्हाट इज़ पीएच स्केल, सो आप क्या लिखोगे? पीएच स्केल इज़ द स्केल विच, जिसके द्वारा हम क्या मेज़र करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स। अब क्या होता है, देखो ये एक फिगर है आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, इसको मैं समझाता हूँ। पीएच स्केल में ना 0 से लेकर 14 तक स्केल पर रेट किया होता है, ऐसे 1 2 3 हैं, ऐसे कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। 0 से लेके 7 तक आपका क्या होता है? H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव होता है, यानी H पॉजिटिव किसकी बात करता है? एसिड नेचर के लिए, है ना, क्योंकि एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव रिलीज करता है। और बेस क्या करता है? OH नेगेटिव आयन को रिलीज करता है। पता है आपको, पहले लेक्चर में ये बता चुका हूँ मैं। तो देखो जितना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लेवल कम होगी, एसिडिक नेचर मेरा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, 1 से लेकर 7 के बीच में, 7 के बीच में क्या होते हैं? एसिडिक नेचर होते हैं। अगर मैं एक लिख दूँ 1, एक लिख दूँ 2 और मैं बोलूँ कौन सा ज़्यादा एसिडिक नेचर है, तो जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी कि 1 जिसका 1 pH होगा वो एसिडिक नेचर उसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक, 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो बेसिक होता है ना ही वो एसिडिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर न्यूट्रल का एक एग्जाम्पल तो जैसे कि पानी हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर एकदम स्वच्छ पानी लोगे आप जिसमें कोई मिलावट ना हो तो उसके टेस्ट को आप बता नहीं सकते कि वो खट्टा है, कड़वा है ना, क्योंकि खट्टे स्वाद के अनुसार भी हम एसिड बेस के बिहेवियर को जान सकते हैं। और जब आप पानी पीते हो उसका कोई टेस्ट नहीं होता, इट मीन्स वो न्यूट्रल है। ठीक है, अगर उसका जो पीएच लेवल होता है वो 7 के आसपास होता है पानी का, स्वच्छ पानी का एकदम। ठीक है, बेसिक नेचर में क्या होता है कि जो OH नेगेटिव आयन है जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक 11 और एक लिख देता हूँ मैं 13, तो जो 13 जिसका पीएच वैल्यू होगा ना वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज़ कम्पेयर टू 11। ठीक है, सो पीएच स्केल क्या होता है? अगर किसी पीएच स्केल की रेटिंग्स हमें पता होती हैं तो उनकी मदद से हम चीज़ों को अच्छे से मेज़र कर पाएंगे, कौन अच्छा एसिडिक नेचर का है, कौन बेसिक नेचर का ज़्यादा है, कौन न्यूट्रल है ना। इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए ही पीएच स्केल का यूज़ किया जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बुक है मेरे पास, मैंने बताया था ये बुक बहुत शानदार है, इसे आप परचेज ज़रूर कर लेना। यहाँ पे देखो पीएच पेपर लिखा हुआ है, पीएच पेपर चार्ट शोइंग कलर्स ऑफ डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। देखो अगर आपका पीएच वैल्यूज़ 1 है ना तो वो डार्क रेड कलर का होगा। अगर आपका पीएच वैल्यू 2 है, हाँ 2 है, तो वो क्या होगा? ये सब स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये सब। कहाँ तक? 1 से लेकर 3 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं एसिड। ये रेड कलर का होगा। और अगर पीएच वैल्यू 3 है तो वो ऑरेंज रेड कलर का होगा। 4 5 6, ठीक है, 4 और 5 ये हमारे क्या होते हैं? 4 5 6 ये हमारे वीकली एसिड होते हैं, कमज़ोर एसिड। 4 में कलर आपका ऑरेंज होगा, 5 में आपका येलो होगा,
6 में आपका येलो ग्रीन होगा, 7 में आपका न्यूट्रल होता है, कुछ न्यूट्रल का मतलब कुछ भी नहीं, तब उसका कलर ग्रीन होगा। 8 में भी उसे न्यूट्रल ही माना जाता है क्योंकि वो बेसिक के पहला लेवल में आ जाता है ना, तो वो न्यूट्रल के आसपास ही माना जाता है और उसका कलर ग्रीनिश ब्लू होता है। 9th वीकली अल्काइन है, मतलब वीकली एसिड है, मतलब कमज़ोर एसिड है। 9 पे ब्लू कलर होगा, 10 पे ब्लूइश पर्पल होगा, 11 पे पर्पल होगा, 12 पे डार्क पर्पल होगा। 12, 13, 14 की हमारे स्ट्रॉन्गली बेसिक्स होते हैं, बेसिस होते हैं ना, तो 12 में डार्क पर्पल, 13 में वायोलेट और 14 में डार्क वायोलेट होता है। ठीक है, सो बहुत अच्छी बुक है, इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, आपको पढ़ने में बहुत फ़ायदा देगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत ही शानदार बुक है। एनसीईआरटी के साथ उसे आप ज़रूर कंसिडर करो। तो ये तो रही बात पीएच की। अब पीएच पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, वो फिगर जो है वो ज़रूर बना लेना आप। ठीक है, वो फिगर आपको ज़रूर बनानी है, वो आपके स्टडी में हेल्प करेगा। आपको क्या नोट लिखना है ना। नोट नंबर 1 क्या लिखना है, एसिड, जो एसिड होते हैं हमारे, एसिड्स हैव पीएच लेस देन 7। एसिड की जो पीएच होता है वो 7 से कम होती है। ठीक है, पहला नोट तो ये हो जाएगा हमारे पास। सेकंड क्या होगा नोट, द मोर एसिडिक, द मोर एसिडिक इज अ सॉल्यूशन, लेसर विल बी इट्स पीएच। जितना पीएच कम होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, लेसर विल बी पीएच। थर्ड पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो क्या किस पर होता है, उसकी पीएच कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन हैव पीएच इक्वल टू 7। एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो, वाटर, पानी। क्लियर। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिख सकते हो, जो बेसिस होते हैं, एल्काइल्स बोलते हैं बेसिस को। ठीक है, एल्काइलीज हैव पीएच मोर देन 7। 7 से ज़्यादा होती है एल्काइल्स की पीएच, बेसिस की पीएच, है ना। जितना ज़्यादा 7 से ज़्यादा होगा उतना ही स्ट्रांग होगा क्या, एल्काइल्स का नेचर। तो वही मैं लिखूँगा यहाँ पर, द मोर एल्काइलिन इज अ सॉल्यूशन, higher will be its pH। ठीक है, जितना ज़्यादा हायर पीएच होगा, मतलब 7 से ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा वो किस नेचर का होगा, एल्काइलिन नेचर का, बेस नेचर का। ठीक है, पीएच का फिगर मैंने आपको एनसीईआरटी से दिखाई दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये कुछ एक्टिविटी दे रखा है हमें, है ना। एक्टिविटी 2.11 हमारे पास है। कैन टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। ये जो टेबल 2.2 है इसको हमें फिल करना है। ठीक है, इस एक्टिविटी को हमें भरना है कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। अब देखो, ये एक्टिविटी अगर आपको फिल करनी है ना, इस एक्टिविटी को फिल करने के लिए आपको चाहिए होगा पीएच स्केल के लिए सारी चीज़ें। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये सलाइवा है। ठीक है, ये सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आफ्टर मील। मतलब सलाइवा क्या होता है, जो हमारे मुंह में चिपचिपा नहीं होता, और मतलब चिपचिपा होता है थूक के साथ, वो हमारा सलाइवा होता है। वो खाने के और निकलने में हेल्प करते हैं। जब आप खाना खा रहे होते हो तो सलाइवा थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। जब सलाइवा आप कुछ भी नहीं खा रहे हो तो आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा वो थोड़ा अलग होता है। तो ये चीज़ हम बिना एक्सपेरिमेंट किए तो लिख नहीं सकते, है ना। इसे आपको खुद से ट्राई करना होगा विद द हेल्प ऑफ, आपको लेबोरेटरी में जाना होगा और फिर ये सब चीज़ें करना होगा विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, वो आपको बताएंगे। एंड ये इस चीज़ में अभी आपको मेंशन कर चुका हूँ।
बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। अब और एक टॉपिक है जो मेरे को बताना ज़रूरी है, हालांकि वो थोड़ा एडवांस है लेकिन हेल्पफुल है आपके नॉलेज के लिए। क्या है कि जो पीएच है, पीएच वैल्यू एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ऐसे लिखते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। इसे अगर आप लिखते हैं ना, इसे अगर आप लिख देते हैं पीएच नोट में, तो एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, मतलब सोचेगा कि आपको पीएच के बारे में डिटेल में पता है। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या होता है उनके बीच में, जो पीएच हमारा होता है, पीएच और जो एच होता है ना, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, माइनस के लॉग। अब यहाँ पे जो लॉग आया है ना, इस लॉग के बारे में आप पढ़ोगे क्लास 11 में जाके डिटेल में। लॉग को पूरा फुल फॉर्म में बोलते हैं लॉगरिथम। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना ही जान लो, क्योंकि ये नेगेटिव अभी मैं हटा दूंगा, ये सारा एडवांस है, तभी ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे फ्यूचर में जाकर। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, ये रिलेशन लिखना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो, मैंने अभी आपको बोला कि न्यूट्रल के लिए पीएच 7 होता है, न्यूट्रल के लिए पीएच क्या होता है, 7 होता है, और एसिडिक के लिए क्या होता है, 7 से कम होता है, और बेसिक के लिए पीएच 7 से ज़्यादा होता है। तो ये रहने दो, उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना अभी हमने पढ़ा वो बहुत है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पीएच के ऊपर कह रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच है उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, सो पहला टॉपिक हमारे पास ये आ रहा है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या जो पेड़ पौधे हैं और जो हमारे जीव जंतु हैं वो पीएच के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होते हैं या नहीं, उसके बारे में पढ़ना है हमें। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, मैं आपको बुक्स पढ़ने का नियम बता रहा हूँ, आपको सिर्फ यूँ धर पढ़ने नहीं आया कि फर फर पढ़ दिया, पढ़ना नहीं है। हर एक लाइन को पढ़ते वक्त ऑब्जर्व करते हुए पढ़ना है, जैसे हर एक वर्ड्स को अपने में ऑप्टिमाइज़ करना है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी होती है ना, वो 7 से लेकर 7.8 के पीएच के अंदर ही वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीव जी रहे होते हैं, मतलब जो जिंदा वस्तुएं हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। थोड़ा सा चेंज होने पर ही वो सर्वाइव कर सकता है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जो बरसात होती है ना, उसका भी तो कुछ ना कुछ पीएच होगा। अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है, इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन, एसिड रेन। ऐसा भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है कि जो बारिश हो रही होती है उसका पीएच लेवल जब 5.6 से लेस हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। कह रहे हैं व्हेन एसिड रेन्स फ्लो इनटू द रिवर्स, और वही एसिड रेन जब रिवर में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। जो नदियों का पानी है उनके पीएच लेवल को वो लो कर देता है। अभी हमने पढ़ा कि जो पीएच लेवल होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, और हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, जो भी हो, वो हल्का फुल्का पीएच चेंज जब होता है बॉडी में या जिस भी चीज़ में, वस्तुओं में, तो वो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप पार्टी में खाना खाने जाते हो, है ना, आपका इनविटेशन है कहीं पर, आप बहुत तरीके के खाना खा लेते हो। ठीक है, तो फिर खाना खाते हो तो आपके पेट में गैस बन जाता है, ठीक है, या फिर पेट दर्द करने लगता है। ये क्यों होता है? ये सडन चेंज होता है आपके पेट में पीएच लेवल में।
ठीक है, पीएच लेवल बहुत एसिडिक हो जाता है, बोलते नहीं गैस बन रहा है, पेट फूल रहा है, तो उस केस में आपका एसिडिकनेस वो होता है ना, बढ़ जाता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक गोली देता है सफ़ेद सी, फिर उसको आप खाते हो तो थोड़ा आराम मिलता है, या फिर आप इनो लेते हो। वो क्या होता है, वो आपकी एसिडिक नेचर को बैलेंस करता है, क्योंकि उसमें वो बेसिक नेचर का होता है। उसे जब आप लेते हो तो वो आपके पेट के जो पीएच लेवल को वो मेंटेन करता है, करने की कोशिश करता है। जब ये रेनी वाटर, जब ये एसिड वाटर रिवर में जाता है तो रिवर की पीएच को वो कम कर देता है। और मैंने अभी बताया जब पीएच लेवल हल्का फुल्का चेंज होता है तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो जो उसके अंदर रहते हैं, मछली है, कई तरह के जीव जंतु हैं, तो वो उस पीएच लेवल के साथ सर्वाइव नहीं कर पाते, फिर वो मर जाते हैं। यानी आपने देखा होगा गांव में या फिर कहीं पर जो नदी नाले होते हैं, है ना, तो कई लोग जो होते हैं वो नदियों में क्या छिड़क देते हैं, जो दवाई होती है ना, जो पॉइज़न होता है। पॉइज़न किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। पॉइज़न छिड़क देते हैं रिवर में, तो वाटर में सडन चेंज हो जाता है, पीएच लेवल कम हो जाता है, और उसके अंदर हमारे सारे जीव जंतु हैं, उनका भी पीएच लेवल कम हो जाता है। इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि सारे मछली, मेंढक जो भी हैं सब मर के फिर ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, ये इसका मेन रीज़न है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एसिड इन अदर प्लांट्स, कह रहे हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट? इसका जवाब ढूंढना है आपको, सोचना है इसके बारे में, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। सॉइल मतलब समझते हो ना, मिट्टी। आपकी जो घर की जो आंगन है, जहाँ पर भी आप रहते हो, वो उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की चाहिए होता है, उसी के अंदर वो हेल्थी ग्रोथ कर पाते हैं, मतलब अच्छे से बढ़ पाते हैं। To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in the activity 2.12. आप pH की क्या होता है, उसका pH मान क्या होता है चेक करने के लिए अब कई जगह जाऊँ, मिट्टी कलेक्ट करो और इस एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए बोला है। क्या बोला इसने, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल, हमें 2 ग्राम का मिट्टी लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है, एंड 5 ml वाटर, और 5 ml वाटर लेना है। शेक द कंटेंट्स, फिर उसको यूं हिलाना है, शेक करना है ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर क्या करना है, फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, फिल्ट्रेट इन टेस्ट ट्यूब। हमें फिर कंसनट्रेशन को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करना है। चेक द pH of this filtered with the help of universal indicator paper। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मतलब लिटमस पेपर पे हमें इनको टेस्ट करना है। और यूनिवर्सल पेपर अभी मैंने बताया था ना, ऐसा होता है, फिर वहाँ पर आप जैसे ही रखोगे ना, यूँ उस यूनिवर्सल पे गिराओगे जब आप, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाला कलर आएगा तो इतना पीएच होता है, तो फिर उस कलर को आप पीएच वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आपको उसका पीएच मान पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है और फिर बताना है कि इसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, ट्राई करना ज़रूर। नेक्स्ट कह रहे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, इन सब के लिए मैंने एक्टिविटी के आंसर्स नहीं बताए, इन सब के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग पे बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ट्राई करके निकालते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अब भी बता दूंगा तो पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है करके सीखो। ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अभी मैंने आपके मन में एक जिज्ञासा डाल दी कि इसका क्या हो सकता है, इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आप एक्सपेरिमेंट करोगे, है ना, तो वही चीज़ तो हमें साइंस इंडिकेट करती है कि करो, करके सीखो। तो करना ज़रूर, नहीं होता है मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पेट है, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन सिस्टम में पीएच का क्या बिहेव होता है, क्या होता है रोल, वो हमें पढ़ना है अभी। कैन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आर स्टोमच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो पेट है ना, स्टोमच है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है। HCl जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है उसको बनाता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो है ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टोमच, स्टोमच को बिना हार्म किए। ड्यूरिंग क्या करें इन डाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब आप जाते हो खाना, मैंने अभी अब एग्जाम्पल दिया था, पार्टी में गए, बहुत सारा खाना खा लिया, तो आपका पेट फूल जाता है या फिर आपका पेट में दर्द होता है। वो कब होता है? जब खाना पच नहीं पाता है। और खाना कब नहीं पचता है? जब पेट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा HCl को प्रोड्यूस करने लगता है, ज़्यादा बनाने लगता है। तो पेट में एसिड का लेवल बढ़ जाता है और खाना पच नहीं पाता है उतना, फिर पेट फूल जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है। टू गेट रेड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड। तो इस पेन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक दवाई देता है। वो दवाई किस नेचर का होता है? बेसिस नेचर का होता है ना, और जिससे हम क्या बोलते हैं? एंटीसिड्स। वो एंटीसिड्स हम लेते हैं, हमारे पेट में जाके घुलता है, एसिड के लेवल को मेंटेन करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं, तब जाके दर्द कम होता है। और सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। वही मैंने अभी आपको बोला कि जो जितना एसिड ज़्यादा है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, पीएच वैल्यू को वो मेंटेन करता है। और जो हमें दिया जाता है ना एंटीसिड, वो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पे बोलते हैं, ये हमें दिया जाता है। A mild base is often used for this purpose। ठीक है, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, देखो इसका और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जब पीएच लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना हमारे पेट में, बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहता है, तो पेट की जो अल्सर की प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा ना, पेट में घाव हो जाना, वो कब होता है? जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा HCl प्रोड्यूस करने लगता है कंटिन्यूस वे में बहुत दिनों तक। अगर हमारी खान पान सही नहीं होगी तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है हमारे पेट में छाले पड़ जाना, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठीक, तो ये हो गया। अगला चीज़ है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारा जो दांत होता है ना, दांत कभी कभी आप देखते हो बच्चों के दांत टूट जाते हैं या फिर घिस जाते हैं या फिर काला काला सा हो जाता है ना, दांत टूट के छाए हो जाते हैं, आधा रह जाता है। ये क्यों होता है? कह रहे हैं टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके मतलब दांतों का जो क्षय होना, घिसना, वो कब होता है? जब हमारे मुंह का पीएच का जो लेवल है वो 5.5 से कम होने लगता है। 5.5 मतलब एसिडिक नेचर का ज़्यादा हो जाएगा हमारे मुंह पे, तभी ऐसा होता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोटाइट। ठीक है, ये क्या होता है? क्रिस्टलिन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारा जो दांत का इनेमल होता है ना, इनेमल समझते हैं आप? हमारे दांत के ऊपर ना एक परत सी होती है, ठीक है, और ये जो इनेमल होता है, हम ब्रश करते हैं ना सुबह, तो ज़्यादा ब्रश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्रश करने से हमारे इनेमल घिस सकते हैं। और जब हमारे दांत के ऊपर का जब इनेमल है ना, ये दांत का ऊपर का जो इनेमल है वो घिस जाएगा, तो आपको सेंसिटिविटी फील होगी, आप ठंडा कुछ खा नहीं पाओगे, आपको हमेशा झंझनाहट से फील, जैसे टीवी में ऐड भी आता है ना सेंसोडाइन, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है जब हमारा इनेमल घिस जाता है तो। ठीक है, सो हर चीज़ लिमिट में करनी, ये नहीं कि घिसते रहे दांतों को सुबह शाम चमकाने के लिए,
तो उससे हमारा क्षति हो सकता है, दांत की इनेमल घिस सकते हैं, तो सेंसिटिविटी का खतरा ज़्यादा हो जाता है। फिर ना तो आप कुछ खा पाएंगे, चबा पाएंगे, है ना। फिर क्या बोलते हैं, इन द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारा जो दांत होता है ना वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, बट इज़ कोरोडेड व्हेन द पीएच इज़ माउथ इज़ बिलो 5.5, जब 5.5 से कम होता है तब ये कोरोडेड हो जाता है। फिर बोल रहे बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड बनाते हैं। मतलब अगर हमारे मुंह का पीएच लेवल कम हो रहा है तो कैसे कम होगा, जब एसिड ज़्यादा बनने लगेगा हमारे मुंह में। और वो कब बनते हैं, वो बनाते हैं भाई बैक्टीरिया बनाते हैं, हम तो नहीं बनाते, वो बैक्टीरिया बनाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद हमेशा मुंह को ब्रश करना चाहिए, दांतों को ब्रश करना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो हट जाएं। मुंह कुल्ला करके सोना चाहिए, ठीक है। बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, डिग्रेडेशन की शुगर करने के बाद ही वो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो हमारे मुंह में पार्टिकल्स रह जाते हैं, वही पार्टिकल्स की जो बैक्टीरिया होते हैं वो बनाते हैं एसिड। कह रहे द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, मैंने अभी बताया कि सबसे जो बेहतर तरीका है वो खाना खाने के बाद मुंह को आप धो लो, कुल्ला कर लो, ब्रश कर लो हल्का फुल्का, तो इससे हम बच सकते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो भी जनरली बेसिक नेचर का होता है, ताकि वो हमारे मुंह का पीएच लेवल को वो मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने जान ली। अब आते हैं नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, जो खुद की प्रोटेक्शन होती है एनिमल्स और प्लांट्स किसके द्वारा, केमिकल वेलफेयर की तरह, वो कैसे करते हैं, कैसे होते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी, bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. Use of mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causes by burning plants. फिर देखो यहाँ पर एक बॉक्स कंटेंट है और उसके बाद फिर से कुछ हमें दिया गया है। क्या बोलता है, नेटल इज़ अ हार्बेसियस प्लांट, एक जो नेटल होता है एक हार्बेसियस प्लांट होता है, विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो कि जंगल में ग्रो होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग व्हेन टचेस एक्सीडेंटली, जब इसके ऊपर हम ऐसे टच करते हैं ना तो वो हमें पेन देता है, मतलब दर्द होता है। दिस इज़ ड्यू टू द मेथनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम, जब हम उनके ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं ना तो हमें हमारे हाथों में उन जलन होती है या दर्द होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके सरफेस पर दिस इज़ ड्यू टू द मेथनोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम, वो क्या करते हैं, वो मेथनोइक एसिड को रिलीज़ करते हैं। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dog plant, जहाँ पर दर्द होता है तो अगर आप डॉग प्लांट का यूज़ करते हैं, वहाँ पर घिसते हैं तो वो दर्द को कम करता है। Which often grows beside the nettle in the wild, जो उसी के बगल में ही होता है जंगल में। Can you guess the nature of the dog plant, क्या आप डॉग प्लांट के नेचर को गैस कर सकते हैं। So next time you know what to look out for it if you accidentally touch a nettle plant while trekking, जब भी आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, मतलब और आप एक्सीडेंटली इसको टच कर लेते हो और आपको दर्द होता है, सो इसका इलाज का जो पौधा होता है वो इसी के बगल पे ही होता है। तो उसको छील, उसको पत्ते को तोड़ो, घिसो लो, उस जगह पर रगड़ दो तो आपको रिलीफ मिल जाएगा।
आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग्स? अगर ऐसा कुछ घटता है तो आपको कुछ और रेमेडी पता है? रेमेडी का मतलब क्या होता है? घरेलू उपचार जो हम घर पे करते हैं, हॉस्पिटल वगैरह पे नहीं जाना पड़ता। तो कुछ और रेमेडी आपको पता है? वो अगर आपको पता है तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर टेबल दे रखा है, सम नेचुरली अक्योरिंग एसिड। जो नेचुरल होता है, मतलब प्रैक्टिकल करके हम लैब में नहीं बनाते जैसे एसिड, जो हमारे नेचर में ही मिलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? जैसे कि जो विनेगर है वो एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, टर्मराइट वो क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो हमारा दही होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, जो हमारा लेमन होता है वो सिट्रिक एसिड होता है, जो आंट स्टिंग होते हैं वो मेथनोइक एसिड होते हैं, और जो नेटल स्टिंग होता है वो भी मेथनोइक एसिड होता है। तो ये हमारे नेचुरल एसिड हैं जो कि हमें ऑर्गेनिक तरीके से मिलते हैं, जिसको हमें बनाना नहीं पड़ता है। ये नेचर की देन है। और ये भी जो बॉक्स कॉन्टेंट के जो क्वेश्चन आए वो तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या? मोर अबाउट सॉल्ट्स के बारे में जानना। अच्छा, सॉल्ट्स कैसे बनता है? ये सॉल्ट कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। मैंने प्रीवियस एक्स में आपको बताया था सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? आप एसिड लेते हो, आप बेस लेते हो, उसको मिक्स करते हो, आपको सॉल्ट मिलता है, एंड क्या रिलीज करते हैं? वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड आपसे कोई पूछे अरे भाई सॉल्ट कैसे बनाएगा तू, तो आप क्या करोगे? मैं लूँगा एसिड, मैं लूँगा बेस, उन दोनों को कर दूँगा रिएक्शन, तो मुझे मिल जाएगा सॉल्ट और वाटर अलग हो जाएगा। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। आप उसको ये जवाब दे दोगे सिंपली, ठीक है। अब इस सॉल्ट्स के कई नेचर हैं। सॉल्ट जानते हो ना, सॉल्ट्स भी कई टाइप्स के होते हैं और आप इसके बारे में पढ़ेंगे भी अभी हम। एक सॉल्ट जो आपके घर के में यूज़ होता है डेली, वो है NaCl, नमक, साधारण नमक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक एक्टिविटी दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना, कर लेना। आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ पर। ठीक है सब। अब देखो यहाँ पर आता है ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaCl है, ये सारे चीज़ें यहाँ, बेकिंग सोडा है, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। फिर यहाँ पर आपका आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है या किसी के बारे में, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जाता है, जो ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो पहले टॉपिक पे आते हैं, क्या है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब साधारण नमक, और साधारण नमक में सबसे बेसिक जो है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, घर घर में डेली यूज़ होता है। कह रहा था कॉमन सॉल्ट दस obtained is an important raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, many more. Let us see how substance is used for making all these different substances. सॉल्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं और ये कैसे बनते हैं, क्या इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या इसका यूज़ है डेली लाइफ में, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे अब, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे पहले यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको क्या बताना चाहता हूँ NaCl के बारे में, ठीक है, NaCl, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो NaCl को जो मिलता है ये हमें नेचुरली मिलता है, ये हमें नेचुरली मिलता है। जो हम घर पे खाना खाने के लिए नमक जो यूज़ करते हैं वाइट कलर का होता है, वाइट कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं। देखो हाँ, मैंने एक नया वर्ड यूज़ कर दिया, क्रिस्टल। क्रिस्टल किसे बोलोगे आप? व्हाट इज़ क्रिस्टल? कोई भी सब्सटेंस हो जो यूं यूं रेते के टुकड़े की तरह ऐसे हो ना, तो
तो उसे हम क्रिस्टल बोलते हैं। वाइट क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, ठीक है ना, दाने दाने दाने, इसीलिए इसको क्रिस्टल बोला जाता है। तो ये वाइट क्रिस्टल होते हैं और ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी के साथ, है ना, पूरा घुल मिल जाता है। अब नमक को पानी के अंदर ऐसे घोलोगे तो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरा घुल जाता है कि नहीं। ये सब देखा होगा, ये इजीली मिक्स हो जाता है उसके साथ। इसके जो क्वेश्चन है ना, इस पर जो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, मेरे इन वीडियोस का टारगेट ये होता है कि मैं आपके अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाऊँ कि ये चीज़ क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है ना। और इसके अंदर के जो छोटे बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जब आप और दोबारा पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और बढ़िया होगा। तो जो सोडियम क्लोराइड है, वैसे तो साधारण नाम क्या है इसका, कॉमन सॉल्ट, और केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, NaCl, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं, हाउ इट मीट, ये कैसे बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताऊं, आपको शायद पता हो या ना पता हो। जो पठार होते हैं, पठार बोलते हैं हिंदी में, पठारों का मतलब पता है क्या हुआ, जैसे चट्टान वगैरह होते हैं, वहाँ से भी हमको क्या मिलते हैं, ये NaCl मिलता है, नमक मिलता है। लेकिन वो खाने वाला नमक नहीं होता है। आपने देखा होगा, अगर आप दुकानों में जाते होंगे, एक नमक आता है पूरा पैकेट में, सील पैकेट होता है, जैसे कि टाटा नमक, और भी कई ब्रांड होंगे, लेकिन देखा होगा ये जो नमक है ये पूरा प्यूरिफाइड होता है। मतलब जो नमक हमें पहले मिलता है ऑर्गेनिक तरीके से, समुद्र, ठीक है, समुद्र से हमें नमक मिलता है। समुद्र के किनारों पे ना नमक आ जाता है बहुत ढेर सारा। वो नमक फिर वहाँ से कहाँ जाता है, फैक्ट्री में जाता है, ठीक है। फैक्ट्री में जाके उसको साफ़ करते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं, उसके अंदर आयोडीन डालते हैं, उसके बाद वो नमक पैक होके हमारे घर पे आता है। तो उस नमक को ही हमें यूज़ करना चाहिए खाने की चीज़ों में। और एक गरीब लोग जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, एक नमक आता है यूं वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, ये रॉ होते हैं, रॉ। इसका टेस्ट ज़्यादा ही कुछ अजीब टाइप का होता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है हमारे लिए। ये ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि इसमें आयोडीन की कमी होती है। नमक का यूज़ हम क्यों करते हैं, हमारे बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन कर पाए। और ज़्यादा हम यूज़ क्यों करते हैं, टेस्ट के लिए करते हैं। फूड में एक नया टेस्ट ला देता है हमारा ये जो नमक है, ये हमारे फूड पर टेस्ट लाता है ना। अगर आप नमक नहीं डालोगे तो फूड का टेस्ट कुछ अजीब हो जाता है, हम खा ही नहीं पाते हैं। एक्चुअली पता है, जो गांधी जी थे वो क्या बोलते थे कि अगर आप नमक ना खाओ तो हम ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं, हमारी बॉडी और अच्छी हो सकती है, हमारे में रोग कम आएंगे, गांधी जी बोलते हैं, जो कि सही भी हैं। लेकिन बिना नमक के आप कोई खाना खा ही नहीं पाओगे, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। और आयोडीन की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो रॉ नमक्स होते हैं इनको हमें नहीं लेना चाहिए, इनको हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा टेस्ट में भी उतने अच्छे नहीं होते और इनमें आयोडीन की भी कमी होती है। तो ये चीज़ें मैं सारा चीज़ लगभग बता चुका हूँ। इसका डेली यूज़ किस लिए किया जाता है, टेस्ट के लिए, आयोडीन की कमी के लिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, हिंदी में कौन सा रोग बोलते हैं, घेंगा। सो ये सब चीज़ें क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉशिंग सोडा। देखो सोडा कई टाइप का होता है, एक होता है खाने का सोडा, है ना, एक होता है धोने का सोडा। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वॉशिंग सोडा। ये जनरल नेम है, ये क्या है, जनरल नेम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जनरल नेम क्या होगा, वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, इसका जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसके साथ पानी के 10 मोल होते हैं, तो इसी वजह से इसको आगे और जोड़ दिया जाता है डी के हाइड्रेट। ये केमिकल नेम है, सोडियम कार्बोनेट डी के हाइड्रेट।
ठीक है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, ये सब आपको पता होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, कि इसका जनरल नेम क्या है, केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2। डेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाइज है, इसके साथ पानी के 10 मोल होते हैं। ठीक है। ये एक्चुअली अगर मैं बात करूँ इंडिया में कहाँ कहाँ बनते हैं, तो ये जो बनता है वो बनता है मेनली देहरादून में, आपको देहरादून में मिलेगा। फिर मथुरा में बनता है ये चीज़ ज़्यादा। उसके बाद जानूपुर में बनता है, जौनपुर में, और भी कई सारे प्लेस है। ये मेनली प्लेस है जहाँ पर हमारे ये वॉशिंग सोडा बनते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा। सो इसको बनाने के लिए देखो पता है क्या किया जाता है। आपको क्या लेना है, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक लिया जाता है। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, देखो मैं बस अभी समझा रहा हूँ। नमक लिया जाएगा, उसमें अमोनिया डाला जाता है। ये आपका क्या है, नमक। ये क्या है आपका, अमोनिया। ठीक है। उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, CO2, और उसमें फिर पानी मिलाया जाता है, H2O। मैन्युफैक्चर का फर्स्ट प्रोसेस है। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर ये रिएक्शन आपको याद होगा ना, इस रिएक्शन की मदद से आप वर्ड्स भी लिख सकते हैं। फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा वी टेक NaCl, एडिंग अमोनिया, adding carbon dioxide, then adding water, then we get NaHCO3, sodium hydroxide carbonate plus NH4। ये हमें मिलता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट था। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये है NaHCO3, ये लेते हैं। NaCO3 के 2 मोल ले लेते हैं हम, 2 मोल ले लिए क्योंकि बैलेंस भी करना है ना हमें इक्वेशन को। फिर हम क्या करते हैं, इस चीज़ को लेके इसको हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, Na2CO3, पानी अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में उड़ जाता है। ठीक। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम लेते हैं Na2CO3। Na2CO3 लेकर उसमें पानी मिला देते हैं थोड़ा सा, 10 मोल। और फिर पानी जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है Na2CO3.10H2। यानी कि यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी, रिएक्शन इज़ द मेन, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी मैकेनिज्म ही सब कुछ होती है। ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको फॉर्मूला चाहिए होता है। कोई मेडिसिन बनाए, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। इस रिएक्शन को, अगर ये रिएक्शन याद है तो आप वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक NaCl, then add NH3, then add CO3, then add H2O. It gives NaCO3 plus NH4Cl. In second step we take NaCO3 of 2 mole, then heat we observed Na2CO3 and H2O plus carbon dioxide. In third step we take Na2CO3 and add 10 mole of water and it gives washing soda। ठीक है। मैंने कुछ रट्टा नहीं मारा, मेरे को बस मैकेनिज्म याद थी, मैंने मैकेनिज्म की मदद से वर्ड्स बना दिए। सो मेरा जो मेन फोकस है और आपका में जो हमेशा मेन फोकस होना चाहिए वो मैकेनिज्म पे होना चाहिए। ठीक है। केमिस्ट्री को में यही ज़्यादा देखा जाता है, मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ वॉशिंग सोडा का। ठीक है। अब देखो, मैं इतने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको अगर लिखवाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी और स्लो पढ़ाई होगी,
मैं नहीं चाहता। मैं मुंह से बोलूँगा, उसको आप सुन के अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं लिख लिख के बोलूँगा तो लिखने में बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। सो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टी को बोलूँगा, आप सुन के आराम से लिख लेना अपने नोटबुक में। पहली प्रॉपर्टी जो होती है, जो वॉशिंग सोडा होता है, वो किस कलर का होता है? वाइट क्रिस्टल का होता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था वाइट क्रिस्टल क्या होता है, मतलब सफ़ेद दानेदार होता है। वॉशिंग सोडा इज़ अ वाइट क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है, दानेदार है तो सॉलिड फॉर्म में है। सेकंड में आप क्या लिखोगे? इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में घुल सकते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एंड इट इज़ अल्काइन इन नेचर, सेकंड क्या होता है? ये सॉल्युबल है। एंड थर्ड क्या लिख देना? ये अल्काइल नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का है ये। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या लिख देना? चार प्रॉपर्टी बहुत होती हैं। वॉशिंग सोडा हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट, ठीक है, मतलब वो गंदगी को हटाने के लिए इसके पास एक ताकत होती है, ऐसा है ना। तो क्या लिखो? वॉशिंग सोडा हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव द डर्ट एंड ग्रीस, मतलब जितनी भी टाइप की गंदगी होती है। वॉशिंग सोडा हम यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है, जैसे हम हाथ से साबुन से रगड़ रगड़ के धो नहीं पाते, तब हम वॉशिंग सोडा लगाते हैं ताकि वो गंदगी के वो आसानी के साथ वो हटा दें। तो चौथी प्रॉपर्टी में क्या लिखना? वॉशिंग सोडा हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस ऑफ द क्लोथ्स। क्लियर? प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे यूजेस की, कि इसके उपयोग क्या हैं। ठीक, आराम से मैं बोल रहा हूँ, सुन के केयरफुली लिखना। फर्स्ट यूज़, देखो इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे, किसके यूज़ के लिए किया जाता है? ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने में, बोरॉक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ग्लास मतलब समझते हो ना, कांच। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर एंड ऑल्सो केमिकल्स लाइक सोडा। सोडा का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये लिख देना NaOH, सोडा। फिर बोरॉक्स क्या होता है? उसका फॉर्मूला Na2B4O7 एंड बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्या लिखना? आसान जो वही बता रहा हूँ। इन द लॉन्ड्री ऑफ वॉशिंग, जो लॉन्ड्री होती है ना, जहाँ पर बहुत सारे लोग कपड़े देते हैं धोने के लिए, फिर वो लिख दोगे इन द लॉन्ड्री ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या लिख दो, सॉरी थर्ड यूज़ क्या लिख दोगे? एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, क्लींजिंग एजेंट के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं। और लाइब्रेटरी में भी इसका यूज़ करते हैं, जो हमारा लैब होता है ना, जहाँ पर हम सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, वहाँ पर भी यूज़ करते हैं एज ए यूज़फुल रीएजेंट इन द लेबोरेटरी, ठीक। चार प्रॉपर्टी लिखनी होती है कम से कम ऑलवेज आपको 4 प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टीज में तो 4 तो लिखनी है। यूजेस पूछ रहे तो भी कम से कम 4 लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया वॉशिंग सोडा के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम CAUSTC, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा खाने का सोडा, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है केमिकल वो होता है NaOH, ठीक है। अब इसे कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर कैसे बनाया जाता है, हाउ इट मेड, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? देखो मैं फिर से, मैं हमेशा बनाने के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम यूज़ नहीं करता। क्या करता हूँ,
आपको नमक लेना है, NaCl के 2 मोल लेने हैं, ठीक है। वी टेक NaCl, देन ऐड वाटर, सॉरी, ठीक है। हमने NaCl लिया, उसमें पानी मिलाया, वी टेक सॉल्ट, देन ऐड वाटर। फिर इसको, इस रिएक्शन में हमें इसको देना होता है इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो हमें मिलता है 2NaOH। यही तो हमें चाहिए होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाती है, क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है, ठीक है। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो थोड़ी सी बदबू आएगी। बदबू किस लिए आएगी? इस वजह से क्लोरीन की बदबू आती है, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ मिलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ रही है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस भी तो बन रही है, वो भी तो हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ेगी तो गैस बदबू बनाएगी, तो जब हम ये रिएक्ट करेंगे तो थोड़ी सी बदबू आएगी क्लोरीन की। तो कैसे बनता है? व्हेन वी टेक NaCl then add water in the presence of electric current, we get sodium hydroxide, ठीक है, and it also release hydrogen and chlorine gas. That's it. ऐसे आप लिख दोगे, आपका पूरा प्रोसेस सही हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, ये खास प्रोसेस है, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्काइली प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम ये है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ क्लोर एल्काइली प्रोसेस, तो ये लिख सकते हो आप। अभी क्लोरी एल्काइली प्रोसेस पे एक सेपरेट टॉपिक में आएगा, उसमें और डिटेल में हम बता देंगे। तो ये भी क्लोर एल्काइली प्रोसेस है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, तो ये इसका जो नॉर्मल केमिकल नेम है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला होता है केमिकल NaOH। मैन्युफैक्चरिंग में बता चुका हूँ, क्लोरो एल्कली प्रोसेस से ये बनता है। किस तरीके से बनता है मैकेनिज्म मैंने लिख दी है। अब आते हैं इसके यूजेस पर, ठीक है। इसके क्या यूजेस पर, तो सबसे पहला इसका यूज़ जो है, किस में यूज़ होता है? ये सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर बनाने में, ठीक है, बड़े मात्रा में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट, पेपर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स। तो ये लिख दोगे पहला यूज़, ठीक है। सेकंड में आप क्या लिख सकते हो? इन द कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये लिख दो ना। थर्ड में आप क्या लिखोगे? एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, उसमें भी ये चीज़ थी और इसमें भी ये चीज़ कॉमन होती है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। और 3 मैंने बता दिया, और एक आसान बताता हूँ, इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑल्सो ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। रिफाइनिंग करने के लिए जो पेट्रोलियम चीज़ के होते हैं और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उसको रिफाइनिंग करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, शुद्धिकरण करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेकिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा पढ़ लिया हमने, बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा साधारण नाम हुआ, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो केमिकल नेम है ना, वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जनरल नेम है, केमिकल फॉर्मूला इसका हो गया NaCO3, और इसका केमिकल नेम हो गया हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर आता है इसका मैन्युफैक्चर, प्रिपरेशन।
मैन्युफैक्चर को प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर। अब ये कैसे बनता है, आपके मन में ये आ रहा होगा। इसको बनाने के लिए हमें लेना होता है NaCl, फिर उसमें डालना होता है NH3 अमोनिया, ये नमक है, ये अमोनिया है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O। ये अभी हम पढ़ के आए हैं ये रिएक्शन। फिर इसको मिला देना होता है, फिर रिएक्ट करके ये क्या देते हैं, NaCO3 NH4HCl। यही तो चाहिए था, मिल गया, ठीक है। मतलब बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन दिस रिएक्शन। मतलब व्हेन वी टेक NaCl then add NH3 then add carbon dioxide then as water, it gives sodium hydrogen carbonate plus NH4Cl, ठीक है। और फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें जो टोटल स्वच्छ जो होता है NaCO3 वो मिल जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज़ क्यों होता है, सॉरी इससे पहले जो मैंने कॉस्टिक सोडा बोलता है वो खाने का सोडा नहीं है, ये खाने का सोडा है, मिक्सअप हो गया था मेरे माइंड में, उसके लिए हम सॉरी। तो देखो, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्यों डाला जाता है। आप पिज़्ज़ा खाते हो, आप वन खाते हो, है ना, जो भी फूड आइटम होते हैं जो कि फ्लफ़ी टाइप के होते हैं, फूले फूले होते हैं, उनको फ्लफ़ी बनाने के लिए, उनको फुलाने के लिए, ठीक है, उनमें क्या डाला जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा उसको फुला देता है, जैसे कि वन हो गया हमारा, ब्रेड हो गया, उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा हो गया, है ना, इन सब में क्या ऐड किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इसका यूज़ आ जाते हैं, यूजेस। पहला यूज़ क्या है, तो बेकिंग सोडा का यूज़ कई चीज़ों में किया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखिए, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आपके NCERT में प्रॉपर है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, ठीक है, इनको बनाने में किया जाता है, ठीक, ये रिएक्शन लिख दोगे आप। उसके बाद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटीसिड्स, ये एंटीसिड्स का भी काम करता है, क्योंकि ये बीइंग एल्कालिन, क्योंकि ये एल्कानिक नेचर का होता है। इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमच, जब हमारे पेट में एसिड होता है तो हमें सोडा खाते हैं, है ना, पानी जो आता है उसमें बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम शॉर्ट में सोडा बोलते हैं। तो वही चीज़ होती है, क्योंकि ये एल्काइल नेचर का होता है, तो ये हमारे पेट के जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटेंशंस, ठीक है। और वॉशिंग सोडा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बेकिंग सोडा भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर पर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, यहाँ लिखा है, यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride. The chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by action of chlorine on dry slide line CaOH whole twice. Bleaching powder is represented as CaOCl2, though the actual composition is quite complex. मैं अब इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ब्लीचिंग पाउडर एक जनरल नेम हुआ, इसका जो फॉर्मूला है केमिकल वो क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या डाइक्लोराइड, आप जो बोलो, कैल्शियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। और कैसे बनता है, जब कैल्शियम डाई हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा ये बनता है ब्लीचिंग पाउडर और पानी अलग हो जाता है, ठीक है। ये इसका बनाने का प्रोसेस है, ठीक।
अब इसका यूज़ क्या है, यहाँ यूज़ लिखा है, कह रहे हैं फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका खासा यूज़ है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ठीक है, मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है। सेकंड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये हमारे कीवर्ड हुए। थर्ड के प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड यूज़ क्या है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। हमारे ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना वो बनाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी, ये सब जो हो गया, उसमें वो बनाने में यूज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं वो ना रहें, क्योंकि वो जर्म्स को बैनिश कर देते हैं। तो ये भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है, इसको देख लीजिए। कह रहे हैं ये एक्टिविटी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं हीट फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिया, क्रिस्टल लिए हैं, मतलब दानेदार दानेदार, पानी वानी नहीं है इसके अंदर कुछ भी, कॉपर सल्फेट लिया है बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको यूँ पकड़ के हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका कलर क्या हो जाता है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, जब आपने लिया था कॉपर सल्फेट वो एकदम ड्राई था, एकदम सूखा था, लेकिन जब आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ पर वाटर मतलब जो है ना, बूंद 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 यहाँ पर आ जाएगी, छोटे 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 छोटे। ये कहाँ से आई, ये आपसे पूछ रहे हैं। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉप्ड इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम, ये कहाँ से आई। एंड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, जब आप हीट करते हो तो वाटर के ड्रॉप्स आ गए हैं, वो कहाँ से हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को कहाँ मिलेंगी, जब इन चीज़ों को आप सच में प्रैक्टिकल लैब में जाके करोगे, तब आपको पूरा एहसास होगा कि हाँ क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हमने की। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का पूरा सार लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो होता है CaSO4.12H2। ठीक है, ये क्या है, इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बताऊँ तो वाइट कलर का होता है, सीमेंट की तरह, सीमेंट के कट्टे के अंदर आता है, इसी टाइप में वाइट कलर का होता है। जब आपका घर बन रहा होगा तो डिज़ाइन जो बनता है ना ऊपर छत पे सफ़ेद सफ़ेद, वो इसी से ही बनता है। और ये कैसे बनाया जाता है, ऑन हीटिंग जिप्सम। अभी हम जिप्सम के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि इसी का ही एक सेकंड फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कैल्शियम सल्फ, ये जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी ऐड कर दोगे, जिप्सम बन गया, जिप्सम को गर्म कर दोगे, पानी हट गया तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ये एक चीज़ होता है। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बनाने का प्रोसीजर उसने बोल दिया है, और ये वो रिएक्शन है। ठीक है, अब ये कौन सा रिएक्शन है, ये जिप्सम बनाने का रिएक्शन है। मैंने क्या बोला, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, उस पर मैंने 1.5 मोल पानी ऐड कर दिए, 1.5 मोल पानी ऐड कर दिए, तो आपका क्या बन गया, CaSO4 जो कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और इसी को देखो, इसी जिप्सम को 373 केल्विन पे आप हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CaSO4 ½ H2O।
ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो ये चीज़ हो गई। अब इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे। सबसे पहली चीज़ तो देखो जो बार बार पूछा गया है, और प्लस यहाँ पर 3/2 H2 आ जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। अब यूज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या है? इसकी बहुत सी यूज़ हैं, एक दो नहीं, बहुत से यूज़ होते हैं। जब आपका हाथ टूट जाता है, जो आपका वाइट कलर का पट्टी चढ़ता है ना, पट्टी के अंदर जो वाइट भरा रहता है, मिट्टी मिट्टी टाइप, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपके हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। फॉर मेकिंग मोल्ड्स कॉस्ट फॉर टॉयस। देखो जो मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्तियों का जो ढांचा होता है ना, जिसके अंदर मिट्टी भर के बना दिया जाए फटाफट, तो ढांचा बनता है, जो टॉय बनता है, वो किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फॉर मेकिंग मोल्ड्स कॉस्ट फॉर टॉयज़, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद हम क्या बनते हैं, जो घर की छतें होती हैं, जो डिज़ाइनदार बनाया जाता है ना छत को, वो भी किससे बनाया था? पीओपी की मदद से, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से। ठीक है, ये हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरल नेम है। फ्रैक्चर बोन्स को ऐड करने में, इन सर्जिकल बैंडेज फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये भी इसका एक यूज़ है। ठीक है, इन द लेबोरेटरी फॉर मेकिंग एयर टाइट अपैरेटस, मतलब एयर टाइट अपैरेटस बनाने के लिए, मतलब कोई चीज़ रखा, उसके चारों तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया, तो बाहर से हवा उसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो ये चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर फायर प्रूफिंग मटेरियल्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बहुत से बेहतरीन यूज़ हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है एनसीईआरटी के जो बेसिक चीज़ें थी, इस लेक्चर पे भी हमने कवर कर लिए हैं। जो आने वाला लेक्चर होगा, ये जो बॉक्स कंटेंट है जितने भी, और ये जो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज है, वो सारा कवर करेंगे एक वीडियो में। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? जितने भी सीबीएसई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारा पढ़ेंगे, पिछले जितने भी सालों में पूछा गया है इस चैप्टर के। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप भूल जाते हो। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। एंड मैथ्स मैंने पूरी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो।